नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का विषय वाक्य। वाक्य विषय कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं वाक्य। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। ठीक है, पद तो आपको पता ही है कि शब्दों के साथ अगर कोई चिन्ह लगा है, उसने ये काम किया। अब ये इन सबको क्या करेंगे, दो या दो से अधिक अगर पद मिल जाएं और उनका सार्थक समूह हो अर्थात कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वाक्य। उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है। सत्य की एक पद है, विजय होती है दूसरा पद है और दोनों को मिलाकर पूरा अर्थ निकल रहा है सत्य की विजय होती है अर्थात सच हमेशा जीतता है। तो ये क्या है, वाक्य है। आगे है वाक्यांश। वाक्यांश किसे कहते हैं, शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा नहीं निकलता। ठीक है, वाक्य अंश। वाक्यांश है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, वाक्य जमा अंश। अंश का अर्थ होता है टुकड़ा। ठीक है, तो ऐसा शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता उसे वाक्यांश कहते हैं अर्थात कोई भी एक सेंटेंस है उसका एक छोटा सा पार्ट। उदाहरण, दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे, ये क्या है, ये अधूरे वाक्य हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वाक्यांश। इनका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये वाक्यांश कहलाते हैं। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाक्य के बेटा दो अनिवार्य तत्व होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे कहते हैं उद्देश्य और जो बात की जाए उसे कहते हैं हम विधेय। उदाहरण के लिए, मोहन प्रयाग में रहता है। किसके बारे में बात की गई है, मोहन के बारे में। तो उद्देश्य क्या हुआ, मोहन, और विधेय क्या हुआ, जो बाकी का सेंटेंस बचा, प्रयाग में रहता है, ये आपका विधेय हुआ। अर्थात जिसके बारे में जो बात की जाए वो हो गई विधेय और जिसकी बात की जाए वो हो गया उद्देश्य। वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के होते हैं दो भेद। ठीक है, अगर पेपर में आए कि वाक्य के कितने भेद होते हैं तो वाक्य के दो भेद होते हैं बेटा। एक होता है अर्थ के आधार पर और एक होता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं आपकी 9th क्लास में और रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं आपकी 10th क्लास में। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक अर्थात होता है सिंपल सेंटेंस, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले। हमें बिल्कुल सिंपल सा, जैसे हम हिंदी में भी इंग्लिश में भी करते हैं ना सिंपल सेंटेंस, वही है विधानवाचक, कि जिसमें हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है। जैसे राकेश ने दूध पिया, तो बिल्कुल सिंपल बात है। वर्षा हो रही है, ये भी बिल्कुल साधारण बात है। तो जो साधारण बात है वो होगी आपकी विधानवाचक वाक्य। आगे है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब उसके नाम से ही पता चल रहा है। निषेध मतलब होता है नहीं। ठीक है, निषेध का क्या अर्थ होता है आपका, निषेध का अर्थ होता है नहीं। नहीं अर्थात जिन वाक्यों से कार्य के ना होने का भाव पता हो, ना होने के भाव का प्रकट हो, उसे हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, इसमें नहीं आ गया तो ये हो गया निषेधवाचक। ठीक है, तीसरा है आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान हो। इसमें हम किसी को आदेश भी दे सकते हैं, किसी को निर्देश भी दे सकते हैं, किसी को आज्ञा दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी आज्ञावाचक में आएंगी। बच्चे इसी में ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, तो ये क्या हो गया, हमने किसी को आदेश दिया है। ठीक है, आदेश भी इसमें आएगा। बड़ों का सम्मान करो, ये हमने किसी को उपदेश दिए, किसी को कुछ चीज़ सिखाई है। ठीक है, तो ये दोनों किस में आएंगे, आज्ञावाचक में आएंगे। आगे चलते, आगे है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान हो। ये तो बिल्कुल ही साफ पता चल रहा है कि जहाँ पर हमने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, कोई प्रश्न पूछा, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होएगा। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो,
तुम क्या पढ़ रहे हो। और इनकी निशानी क्या है कि इनके पीछे ये वाला निशान मिलेगा हमें, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, आगे है इच्छावाचक। इच्छावाचक भी साफ पता चल रहा है कि जहाँ पर हमें कोई विश मांग रहे हैं हम किसी के लिए, ठीक है, कोई इच्छा है हमारी। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामनाएं, हम किसी के लिए बेस्ट विशेस भी देते हैं ना, तो वो सभी भी इच्छावाचक में ही आती हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो ये सब क्या है, इच्छावाचक वाक्य में आएंगे, क्योंकि हम किसी के लिए इच्छा कर रहे हैं कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र। अगला है संदेहवाचक। संदेह होता है डाउट। क्या होता है संदेह का मतलब? डाउट होना किसी बात पे, किसी पर हम डाउट कर रहे हैं। तो जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट शब्द होता है शायद। ठीक है, जहाँ पर शायद आ जाए वहाँ पर संदेहवाचक है। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, वह आ रहा होगा। अब हम यही कहें वह आ रहा होगा, पर हमें क्या मालूम, तो ये भी क्या है, डाउट में है ना कि वो आ रहा होगा, हमें क्या पता आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये क्या है, संदेहवाचक। या फिर इसमें तीसरा शब्द है हो सकता है। हो सकता है राजेश आ जाए, तो ये भी किस में आएगा, आपका संदेहवाचक में आएगा। और अगला है हमारा विस्मयवाचक। विस्मय मतलब विस्मय बोधक का जो ये वाला निशान होता है, ये विस्मयवाचक में आता है। इसमें क्या होता है कि हम एकदम से सरप्राइज हो गए हैं, हैरान हो गए हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, या फिर हमने कोई मैच जीत लिया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, ठीक है, किसी की डेथ हो गई है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, विस्मयवाचक में आती हैं। जिन वाक्यों से आश्चर्य का अर्थ होता है हैरान हो जाना, घृणा किसी से जलना, क्रोध अर्थात गुस्सा, शोक अर्थात दुख, ऐसे भाव अभिव्यक्त हों उन्हें हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर वाह के बाद हमें ये वाला निशान लगाना था। ठीक है, उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, तो ये भी क्या है, ये अब इसमें कोई निशान नहीं आएगा, लेकिन साफ पता चल रहा है कि विस्मयवाचक है। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो शाबाश के बाद ये वाला निशान आएगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो ये भी क्या हो गया, आपका विस्मयवाचक वाक्य हो गया। और अंतिम है संकेतवाचक वाक्य। संकेत होता है किसी की तरफ इशारा करना। ठीक है, संकेत में क्या होती है, शर्त होती है। जैसे जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है कि अगर ये काम होगा तो ही ये काम होगा। ठीक है, तो इसमें अगर, यदि, ये वाले वर्ड और फिर तो, जैसे हम इफ़ और देन करते हैं ना, वो चीज़ संकेतवाचक में आती है। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। और यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, तो यदि का संबंध तो से हो गया कि यदि परिश्रम करोगे तो क्या होगा, तो अवश्य सफल होंगे। ये क्या हो गया आपका संकेतवाचक। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। जिसमें अगर, तो, यदि, तो ये सब वर्ड आ गए तो वो हो गया आपका संकेतवाचक। तो ये थे आपके अर्थ के आधार पर हमारे 8 वाक्य भेद। ये बहुत अच्छे से करने हैं कक्षा 9वीं के बच्चों। जैसा कि आपको शुरू में ही मैंने बताया था कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के 2 तरह के भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अभी हमने जो किए हैं वो किए हैं अर्थ के आधार पर, जो कि कक्षा 9वीं के लिए थे, जिसमें 8 आपके वाक्य के भेद हैं जिनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। अब चलते हैं कक्षा 10वीं का टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य की तो रचना के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के वाक्य भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं जल्दी से। ये तो आपको पता ही है कि ऐसा सार्थक शब्दों का समूह जो व्यवस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वाक्य कहेंगे। जैसे राम ने धर्म की स्थापना की। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार के भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, संयुक्त होता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो अभी देखते हैं जल्दी से कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो, क्या हो, एक ही मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब कि सिर्फ एक ही काम हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सरल वाक्य। जैसे पानी बरस रहा है तो सिर्फ पानी की बात हो रही है, पानी बरस रहा है। बच्चे मैदान में खेलते हैं तो खेलने की बात हो रही है। ठीक है, एक ही क्रिया हो रही है तो उसे हम कहेंगे सरल वाक्य।
उससे अगला है हमारा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य के और भी उदाहरण है, जैसे कि बच्चे खेलते हैं, इसने बता दिया। मम्मी खाना बना रही है, ठीक है। सुरेश स्कूल चला गया, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ। ये सब क्या बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य इनको कहा जाता है, जैसे कि विधानवाचक वाक्य था आपका अर्थ के आधार पर में। अब हम चलते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त के नाम से ही पता चल रहा है जोड़, ठीक है, जमा होना। तो जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य, उपवाक्य मतलब कि छोटे छोटे वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं? बहुत से होते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे। तथा, और, या, इसलिए, परंतु, किंतु, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तो देखते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ने वाले जो दो या दो से ज़्यादा उपवाक्य हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे अव्यय हैं? जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। जल्दी चलिए एक उपवाक्य हो गया, बहुत देर हो जाएगी दूसरा उपवाक्य हो गया। ये दोनों भी अपने अपने अर्थ साफ बता रहे हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ा किसने है? इस अन्यथा ने। तो ये अन्यथा आपका क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। इधर अध्यापक पहुँचे, बात पूरी हो गई। उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे, ये भी बात पूरी हो गई। दोनों उपवाक्य अपने आप में पूरे हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है? इस और ने। तो ये और आ गया, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, ठीक है। तो समुच्चय बोधक अव्यय जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ेंगे तो वो कौन सा उपवाक्य कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका संयुक्त उपवाक्य, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला है और, जिसको हम तथा और एवं से भी संबोधित करते हैं, ठीक है। रात हुई और तारे निकले, साफ पता चल रही है। बरसात हुई और हम भागने लगे। तो इन दोनों में भी क्या है? इन दोनों, ये जो दोनों सेंटेंस हैं ये आपका और से जुड़े हुए हैं, और आपका क्या था? संयुक्त वाक्य बनाने वाला समुच्चय बोधक अव्यय था। अगला है अतः। अतः को हम इसलिए भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए से भी संयुक्त वाक्य बन जाता है, जैसे वह सोया रहा इसलिए गाड़ी ना पकड़ सका। तो वह सोया रहा, कोमा लगा के आ गया, इसलिए गाड़ी ना पकड़ सका। अब ये क्या है बेटा? ये दोनों भी स्वतंत्र उपवाक्य हैं, ठीक है। जैसे आप कहोगे कि वह सोया रहा, बात पूरी हो रही है। अगला है जैसे मोहन बीमार है, तो ये भी बात पूरी हो रही है, ठीक है। और इधर जब इसमें यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो हम वह अपनी तरफ से लगाते हैं, जैसे वह सोया रहा इसलिए वह गाड़ी ना पकड़ सका। अगर इसलिए को मैं हटा दूँ तो बात पूरी हो रही है ना दोनों सेंटेंसों की। वह सोया रहा, वह गाड़ी ना पकड़ सका, अर्थ दे रहे हैं। तो जब दो स्वतंत्र उपवाक्यों को इसलिए के माध्यम से जोड़ा गया है तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो भी आपका संयुक्त वाक्य ही कहलाएगा। उसी तरह से अगला देखो, मोहन बीमार है वह आ नहीं सका। तो बात पूरी हो रही है, दोनों सेंटेंस स्वतंत्र वाक्य हैं और इन दोनों को जोड़ किसने दिया? इसलिए ने जोड़ दिया। तो ये भी क्या हो गया? आपका संयुक्त वाक्य हो गया। अब इसका विपरीत होता है किंतु, की बात अलग अलग चल रही है। जैसे सोमेश आया था किंतु बिना बोले चला गया, तो बात तो पूरी हो रही है, सोमेश आया था सेंटेंस कंप्लीट है। वह बिना बोले चला गया, ये भी सेंटेंस क्या है? कंप्लीट है, ठीक है। जब दो कंप्लीट सेंटेंस जिनका अर्थ निकल रहा है उन दोनों को जोड़ने का काम हो जाए तो वो होता है संयुक्त वाक्य, ठीक है। उसने समझाया था, बात सेंटेंस अपना अर्थ रख रहा है, ठीक है। मैं ना समझ सका, ये भी सेंटेंस अपना अर्थ रख रहा है। तो दोनों सेंटेंस जिनका अपना प्रॉपर अर्थ होता है उनको अगर कोई शब्द आकर जोड़ दे तो उसको कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। और दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़कर जो सेंटेंस बन रहा है उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। ध्यान से सुने, आगे है या से जुड़े संयुक्त वाक्य। अभी या क्या है? तू पढ़ ले या टीवी देख ले, बात पूरी हो रही है। तू पढ़ ले, ठीक है, तू टीवी देख ले, कंप्लीट है, अर्थ रख रहे हैं। बीच में या आ गया तो ये भी क्या हो गया? आपका संयुक्त वाक्य है। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं शादी पर जाऊंगा, ठीक है। अब इसमें या आ गया,
या क्यों आ गया भैया? या इसलिए आ गया कि या तो वो बंदा ये चीज़ अपनाएगा या ये चीज़ अपनाएगा, लेकिन दोनों ही चीज़ें क्या है, अपना अपना अर्थ क्लियर कट बता रही हैं। अगर क्लियर कट बता रही हैं तो वो संयुक्त वाक्य का ही पार्ट है बेटा। आगे है जैसे नहीं तो, अन्यथा, वरना। ये तीनों सेंटेंस ये तीनों भी जोड़ते हैं स्वतंत्र वाक्यों को। जैसे बरसात आ गई वरना मैं जीत जाता, तो बरसात आ गई एक वाक्य है, अपना अर्थ रख रहा है। मैं जीत जाता दूसरा वाक्य है, ये भी अपना अर्थ रख रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ा किसने है? वरना ने। तो ये भी क्या हो गया आपका? संयुक्त वाक्य है। तुम मान जाओ अन्यथा पिटोगे। अब यहाँ पे थोड़ा ना वर्तनी की मिस्टेक है बेटा इसमें। तुम मान जाओ अन्यथा तुम पिटोगे, तो तुम पिटोगे भी बात पूरी हो रही है, तुम मान जाओ भी बात पूरी हो रही है। दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ दिया फिर से, तो ये भी क्या हो गया आपका? संयुक्त वाक्य हो गया। तो इसी तरह से आगे हम चलते हैं, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं फिर? बिल्कुल सिंपल, आप जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसे भूल जाइए और जो मैं बोल रही हूँ उसे सुनिए ध्यान से। देखिए, संयुक्त वाक्य में हम ऐसे दो वाक्यों को जोड़ते हैं जो कि अपना अपना अर्थ अलग अलग करने पर भी सही बता रहे हैं। लेकिन मिश्रित वाक्य में हम ऐसे दो वाक्यों को जोड़ते हैं जिसमें एक सेंटेंस अधूरा होता है, वो अपना अर्थ ही नहीं बता पाता। तो जिन वर्ड से हमने उसको जोड़ा है वो मिश्रित वाक्य को जोड़ने वाले जो है वर्ड कहलाएंगे। अब जैसे हम इसमें देख रहे हैं, मिश्र वाक्य जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य तो प्रधान हो और दूसरा गौण हो। प्रधान वो होता है जो कि अपना अर्थ रखता है, और गौण वो होता है जो बेचारा अपना अर्थ ही नहीं रख पा रहा है। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें एक में तो पूरी बात क्लियर हो रही है लेकिन दूसरा जो पार्ट है उसका वो अधूरा रह गया है, तो एक प्रधान हो गया दूसरा गौण हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो वो बन गया मिश्रित वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, श्यामलाल जो गली में रहता है, ये हो गया एक सेंटेंस। श्यामलाल जो गली में रहता है, ठीक है। मेरा मित्र है, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मेरा मित्र है, बात तो पूरी हो रही है। कौन मेरा मित्र है? श्यामलाल मेरा मित्र है। लेकिन यहाँ पर कैसे पता चला श्यामलाल मेरा मित्र है? ये बीच में जो लगा दिया, सीधा सा फंडा है, जो आ गया, ठीक है। जो से जुड़ रहा है कोई वाक्य तो वो मिश्रित वाक्य है। श्यामलाल जो गली में रहता है, तो प्रश्न आया दिमाग में कि तो क्या करें भैया, जो गली में रहता है तो वो मेरा मित्र है, ये बताना चाह रहा है वो, ठीक है। अधूरा सा लगा होगा आपको जब आपने पढ़ा। इसी तरह अगला हम देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। हिरन ही एक ऐसा वन्य पशु है। कैसा? हिरन ही एक ऐसा वन्य पशु है। प्रश्न आए ना दिमाग में कि कैसा वन्य पशु है? जो कुलांचे भरता है, कुलांचे भरता है अर्थात जो उछल उछल के चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक सेंटेंस ऐसा है जो कि प्रधान है, दूसरा ऐसा है जो कि गौण है, अर्थ ही नहीं बता पा रहा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बेटा मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न उत्तर रखे हैं। बेटर तो यही होगा कि आप इनको कमेंट्स में मुझे करके दिखाएं, फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगी कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला है, निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्य में बदलिए। मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत लंबा था। अध्यापिका चाहती है कि उनके शिष्य अच्छे बने, ठीक है। अब इनको आपने सरल वाक्य में बदलना है। इसमें थोड़ा वर्तनी मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेना। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलिए। इस तरह से ये जो है ये 4 सेंटेंस हैं और चारों के चार आप जो है मुझे कमेंट्स में करके दिखाएं। देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया और कितनों को नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई भी तरह का संदेह हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।